पोलैंड के जो स्ट्रगल की बात की जाए तो वहाँ के नेशनल रेवोल्यूशन में नेशनलिज्म के रेवोल्यूशन में इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन कम नहीं माना जा सकता है। वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पर कुछ इस तरह के जो है इवेंट्स हुए। जैसा कि रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो रूस के जो शासक थे वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज के बजाय वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को चाहते थे कि वो स्कूलों में पढ़ाया जाए। और लेकिन पोलैंड के जो लोग थे वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1831 में रूस और रूस के अगेंस्ट इन लोगों ने जो है एक जो है वायलेंशियल विद्रोह भी किया था और इसे बाद में दबा दिया गया था। लेकिन भाषा का आंदोलन फिर भी जोर पकड़ता गया और नेशनलिज्म के जो सपोर्टिव थे वो विदेशी शासन का विरोध करने के लिए अपनी भाषा को एक तरह से हथियार की तरह यूज़ कर रहे थे। तो चर्च के आयोजनों में संपूर्ण जैसे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसमें यहाँ पर पोलिश लैंग्वेज का यूज़ चालू हो गया। रूस रशियन लैंग्वेज का प्रचार ना करने वाले जो भी पादरी थे उनको सज़ा देने के लिए साइबेरिया तक रूस ने भेज दिया। इस मूवमेंट के वजह से पोलिश लैंग्वेज को रूसी लैंग्वेज के साथ एक काफ़ी जो है संघर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू किस तरह से रशियन लैंग्वेज के साथ एक स्ट्रगल कर रहे हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, तो ये एक बहुत कठिन दौर था जो कि 1830s के टाइम में ये माना जा रहा था कि काफ़ी कठिनाइयाँ लेकर के ये टाइम आया था। और 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में ऐसा देखा जा रहा था कि यूरोप में काफ़ी जनसंख्या की बढ़ोतरी भी हुई थी, पॉपुलेशन ज़्यादातर बढ़ गई थी और नौकरी के लिए बहुत से लोग परेशान थे, काफ़ी लोग बेरोजगार थे। और जो कंट्री साइड के एरिया थे या विलेज एरिया थे वहाँ पर से बहुत लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर चुके थे जॉब के लिए। इंग्लैंड में जो नई मशीनें आ गई थी उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा था और उसकी वजह से भी काफ़ी कंपटीशन का सामना जो अदर वेवर्स थे या अलग जो भी नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्ट थे उनको बना रहे थे, उनसे उनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था। इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका था। इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो विकास थी उसको पूरे कई कॉन्टिनेंट्स में एक तरह की बहुत कठिन कंपटीशन को बना दिया था। तो पहले क्या था कि जो कपड़ा बनाने वाला काम था वो लोगों के घरों तक सीमित था, लेकिन अब ये मशीनों में बनने लगा था जो कि इंग्लैंड में बन रहा था। तो यहाँ पर जो कृषक वर्ग था ये सामंतों के शोषण का शिकार भी हो रहे थे, तो उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी। शेष यूरोप जो भी था वो काफ़ी हद तक बहुत सी कठिनाइयों में अपना जीवन बिता रहा था, जिसमें भूख, कठिनाई और जन विद्रोह भी शामिल हो रहे थे। तो 1830s की क्रांति के जो है मिडिल क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ जो है वुमेन्स और मेंस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन सुधार की बात को लेकर के या नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ साथ वो इस पर बहुत जोर दे रहे थे। जबकि फ्रांस में 1848
की जो रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ पर लुई फिलिप को अपनी गद्दी से छोड़ करके भागना पड़ा था और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन चुका था। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो हंगर हार्डशिप के वजह से हो रही थी। तो इस तरह से फ्रांस में होने वाली जो सक्सेस थी वो और भी नेशन में फैल गई कि वहाँ पर भी इस तरह के मोनार्क्स को हटा करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए, ताकि वहाँ पर जो सिस्टम चला रहा है, ऑप्रेसिव सिस्टम चला रहा है या प्रिविलेज वाला सिस्टम चला रहा है, उसे चेंज कर दिया जा सके। तो फिर क्या था कि जर्मनी हो, चाहे इटली हो, पोलैंड हो, वहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी हो, यहाँ के सभी लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करने लगे।